हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्कैंडल। और गाइस, आज मैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ हर्टलेस प्रिंस का। चले उसे शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमारा लव वांग जी अपनी रट में था, उसे जहर लगा हुआ था, उसका दर्द बहुत ज़्यादा करहरा रहा था। और जैसे ही वे वुशन की कमरे में एंट्री होती है, उसके अंदर का जो अल्फा था वो क्रॉल कर कर अपने ओमेगा को क्लेम करना चाहता था। वो मन मन में कह रहा था, ओमेगा ओमेगा ओमेगा। और वो अपने मुंह को फेर लेता है, क्योंकि वे वुशन की मीठी मीठी खुशबू उसे मदहोश करने पर पागल कर रही थी। और वे वुशन धीमे धीमे कदमों से चलकर आकर कहता है, हेंगुनजुन, हेंगुनजुन, क्या हुआ है? और वो पास में ही पड़े हुए हाथ लगाकर एक कैंडल को ढूंढने लगता है। और फिर वो पता नहीं कैसे उस कैंडल को जगाता है पास में ही पड़ी एक माचिस की तिल्ली से, और धीमे धीमे करके लवांगजी की बिस्तर की तरफ आने वाला होता है। और वो देखता है कि लवांगजी को चेनों से बांध दिया गया है और वो दर्द से करहरा रहा है। और ये देखकर वो डर गया। उसने तुरंत ही हेंगुंजन के पास आकर बोला कि क्या हुआ है आपको? हेंगुंजन, आपको बांधा क्यों गया है? हेंगुंजन अपने दांतों को पीसते हुए, अपनी नसों को कसते हुए उसे कहता है, जाओ यहाँ से। यहाँ पर विभूषण कहता है, पर हेंगुंजन। वो यहाँ पर हेंगुंजन के इतने बंधे हुए शरीर को देखता है और अचानक से देखता है कि हेंगुंजन उन्होंने अपने चेहरे को पीस रखा है। और उनके उनके चेहरे की तरफ अपने हाथों को बढ़ाते हुए कहता है, हेंगुंजन, क्या हुआ है आपको? और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से लेते हुए अपनी तरफ करके देखने लगता है। हेंगुंजन की आंखें लाल हो गई थी और वो कहता है कि जाओ, जाओ, जाओ। और यहाँ पर विभूषण डर जाता है और कहता है कि आपको आपको यहाँ किसने बांधा है? आपके साथ ये सब किसने किया है? हेंगुंजन एकदम से अपनी लाल आंखों में आकर उसे कहते हैं कि खोलो मुझे, खोलो, खोलो मुझे, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। और हेंगुंजन के कंधे से हल्का सा उनका रोप स्लिप हो गया, क्योंकि वो नाइट रोप्स में लेटे हुए थे। और उनके कंधे पे इतना बड़ा जख्म देखकर विभूषण से रहा नहीं गया। उसने तुरंत ही उन जंजीरों को खोलने की पूरी कोशिश की और धीरे धीरे करके सबको खोलता गया। जैसे ही वो उन जंजीरों को धीरे धीरे कल करके खोल रहा था, वैसे वैसे ग्रॉल और तेज हो रहा था हेंगुंजन का। खोलो मुझे, आज़ाद करो। और जैसे ही उसने हेंगुंजन की आखिरी चेन को खोलने वाला था, तभी अपना जोर का इस्तेमाल करते हुए लवांग जी ने उस चेन को तोड़ दिया। हालांकि वो खुद पे बहुत देर से कंट्रोल कर रहा था, लेकिन जैसे ही इतनी बुरी तरीके से वो चेन टूटी, विभूषण भी नीचे की तरफ जाकर जोर से पीछे हो गया और हल्का सा गिर भी गया। लेकिन तभी हेंगुंजन ने बिस्तर से उठकर उसे उसे अपनी बाहों में ले लिया। बिस्तर से उठकर वह उसके पास गया और उसे अपनी बाहों में जोर से जकड़ लिया। विभूषण डर गया, ये क्या हुआ है? हेंगुंजन ने उसकी नेक पे अपने चेहरे को करीब से ले जाते हुए लिक किया। उसकी राइट हैंड शोल्डर की नेक पे लिक करते हुए उसे हल्के हल्के चुंबन देने शुरू किए, जिसकी वजह से विभूषण का शरीर बिल्कुल स्तब्ध रह गया था। ये क्या हो रहा है? और हेंगुंजन के इतने मीठे मीठे जो अल्फ़ा फेरोमोन्स थे, वो ओमेगा को हल्का हल्का मदहोश करने लगे। ऐसे जैसे उसके शरीर में जान ही नहीं, वो खुद को सरेंडर करना चाहता हो। वो चाहता नहीं है, लेकिन फिर भी उसका शरीर, उसका दिमाग उसे साथ नहीं दे रहा था। विभूषण के हाथ कांपने लगे और वो हेंगुंजन के लिप्स को बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से महसूस कर रहा था। हेंगुंजन ने उसे लिक किया, उसके अपने अल्फा फैंग निकाले और उसे काटने ही वाला था कि तभी उसने खुद को कंपोज किया। उसने ओमेगा की तरफ देखकर कहा कि जाओ यहाँ से, मैं ठीक नहीं हूँ, जाओ, पर किसी को कुछ बताना मत। विभूषण ने कहा कि आप ठीक नहीं हो, क्या हुआ है आपको? और ये चोट? उसने जैसे ही हेंगुंजन के कंधे को हाथ लगाना चाहा, हेंगुंजन ने उसके कंधे को अपने हाथों से पकड़ लिया और कहा कि किसी को मत बताना कुछ, सुन रहे हो तुम? और उसके गालों को अपनी दोनों हाथों में लिया, उसके माथे को अपने माथे से जोड़ा और धीमे से बोला, किसी को मत बताना, मुझे चोट लगी है, मैं घायल हूँ, तुम जाओ यहाँ से वरना अनर्थ हो जाएगा।
विभूषण ने कहा, नहीं हेंगुंजन, आपको चोट आई है, क्या मैं किसी को बुला दूँ? तभी हेंगुंजन ने उसे अपनी बाहों में फिर से जकड़ लिया और उसके उसी गर्दन को सूंघने लगा, लिक करने लगा और धीमे धीमे उसके गालों को अपने हाथों में लेकर उसके होठों को जोर से चुंबन करना शुरू कर दिया। विभूषण तो सकपका गया, ये क्या हो गया? उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हेंगुंजन उसे चुंबन करेगा। दोनों ही पहले तो वो छटपटा रहा था, घबरा रहा था, अपने हाथ पैर मार रहा था, लेकिन धीरे 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 अल्फा की चुंबन में वो भी लीन हो गया। उसने अपनी पूरी बॉडी को सरेंडर कर दिया और हेंगुंजन के बालों में अपने हाथों को डालकर उसे गहराई से चुंबन करने लगा। दोनों ही पैशनेटली उस ज़मीन पर बैठे हुए एक दूसरे को चुंबन कर रहे थे। हेंगुंजन के आगे से रोप्स खुले हुए थे, शोल्डर एक्सपोज हो रहा था, लेकिन वो लगातार ही विभूषण के सुर्ख गुलाबी होठों को चुंबन कर रहा था। एक ऐसा चुंबन जो कि उसकी आंखों से आंसू पिला रहा था, क्योंकि वो नहीं करना चाहता, वो नहीं बताना चाहता कि ये उसका ओमेगा है, लेकिन उसके अंदर का अल्फा आज इसे क्लेम कर देना चाहता है। विभूषण भी एकदम दीवाना सा हो गया, जैसे इस अल्फा की मीठी मीठी खुशबू उसके दिमाग पर एक जोर डाल रही है, उसे बार बार कह रही है कि ये मेरा अल्फा है और मैं इसे पाना चाहता हूँ। एक कश्मकश सी दोनों के शरीर के अंदर थी, दोनों के दिमाग में एक अजीब सा तूफान चल रहा था और उनके शरीर में एक अजीब सी कंपन थी, एक प्यास थी, एक आस थी, एक दूसरे को पाने की लालसा थी और ना जाने कितने सारे सपने उमड़ रहे थे एक दूसरे को अपने आलिंगन में टाइट थाम लेने के। चुंबन करते 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 यहाँ पर पता नहीं कैसे हेंगुंजन का हाथ धीमे धीमे करके ओमेगा के कवर पर जाता है, उसे अपनी तरफ खींचकर उसे अपने आलिंगन में लेता है और धीरे धीरे अपने हाथों से उसके शरीर को टटोलना शुरू कर देता है। विभूषण भी अल्फा की खुशबू की वजह से मदहोशी में आया हुआ था। हेंगुंजन उसके पूरे शरीर को अपने हाथों से टटोल कर तुरंत ही उसे अपनी बाहों में उठाकर अपने बिस्तर पर लेटा देता है और फिर अपने इनर रोब्स के ऊपर आउटर कपड़े को उतारता हुआ उसके ऊपर आ जाता है और फिर धीमे धीमे ओमेगा की वेस्ट बेल्ट को खोलकर उसे चुंबन करना शुरू कर देता है। उसके गले को, उसके होठों को, उसके चेहरे को, उसकी आंखों को, उसके गालों को और धीमे धीमे उसके नेक को एक एक करके उसने ओमेगा की रोब्स की एक एक परतों को खोल रहा था और फिर वो उसके गर्दन से होते हुए एडम एप्पल को किस करता है और धीमे धीमे करके इनर रोब्स को भी खोल देता है। कुछ भी कपड़े उतरे नहीं थे, बस फ्रंट से खुलते जा रहे थे, खुलते एक एक लेयर सिर्फ खुली हुई थी और उसकी चेस्ट यहाँ जैसे ही वो इनर कपड़े को खोल कर चेस्ट से हटाने की कोशिश करता है कि तभी अचानक से दरवाजे पे दस्तक हुई और चिल्लाते हुए शुएंग आया, हेंगुंजन, नहीं हेंगुंजन, ये किसने खोल दिया? और वो जैसे ही अंदर आया उसने देखा कि हेंगुंजन के बिस्तर पर नीचे एक ओमेगा है जिसके कपड़े खुले हुए हैं, वेस्ट पैंट गिरी हुई है और उसके ऊपर हेंगुंजन सिर्फ अपने ट्राउज़र्स में लेटे हुए हैं और वो विभूषण को यहाँ पर दूसरे अल्फा की नज़र में आते देख एकदम से ज़ोर से ग्रोल करता है, जिसकी वजह से शुएंग कहता है, नहीं हेंगुंजन, नहीं। हेंगुंजन यहाँ पर जैसे गुस्से में रट में पागल ही हो गया हो। उसने शुएंग को कहा, जाओ यहाँ से। शुएंग कहता है, नहीं, ये गलती मत कीजिएगा, मत करो, आप पर लांछन लग जाएगा कि आपने एक ओमेगा के साथ, प्लीज़ खुद को संभालो। शुएंग यहाँ पर तुरंत ही पास से एक सुई को ढूंढने की कोशिश करता है। हेंगुंजन यहाँ पर विभूषण को देखता है, उसके होठों को अपने होठों से थाम कर चुंबन करता है, लेकिन तभी शुएंग यहाँ पर पीछे से आकर उस सुई को तुरंत ही हेंगुंजन की गर्दन पर डाल देता है। पहले जब उसने गर्दन पर डाला तो उस हाथ को हेंगुंजन ने पकड़ लिया, लेकिन वो भी शातिर था। उसने जानबूझकर पहला जो सुई डाली थी वो अपने लेफ्ट हैंड से डाली थी, लेकिन जैसे ही हेंगुंजन ने उसके हाथ को पकड़ा उसने राइट हैंड से तुरंत ही दूसरी सुई को हेंगुंजन की गर्दन पर डाला और उसे उस सुई के माध्यम से नींद की दवाई दे दी और वो वहीं विभूषण के जिस्म पर सो गया। फिर उसने अपनी सुई को निकाला, हेंगुंजन के हाथ को अपने हाथ से हटाया और विभूषण से कहा, निकलो यहाँ से, तुम पागल हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता,
रूम के बाहर चेन लगी हुई थी, लेकिन विभूषण ने हेंगुंजन को कसकर पकड़ लिया और कहा कि नहीं हेंगुंजन, अल्फा अल्फा। लेकिन वह ऐसे बोल ही रहा था कि विभूषण के शरीर को जोर से झंझोड़ते हुए शुयिंग ने उसे खींच लिया और खींचकर अपने हाथों से बाहर ले गया। विभूषण मदहोश ही हो रहा था, उसके कपड़े भी खुल रहे थे, लेकिन उसे जब एहसास हुआ कि कोई और उसे छू रहा है, उसने तुरंत ही शुयिंग का हाथ हटाया, धक्का मारा और अपने कपड़ों को बंद करने लगा। उसके कपड़े फ्रंट से खुल रहे थे और पूरा शरीर दिखने ही वाला था। उसने तुरंत ही इनर रोप्स को बदला, मतलब बंद किया, और उसके बाद बाकी की परतों को भी फटाफट बंद करने लगा और अपनी वेस्ट बैंड को ढूंढने लगा। और यहाँ पर शुयिंग भी समझ गया कि वो खुद को उसकी तरफ पीट करके क्या कर रहा है। उसने तुरंत ही हेंगुंजन के पीछे जाकर उस वेस्ट बैंड को हेंगुंजन के पास से उठाया, खींचते हुए लेकर आया और विभूषण को देकर बोला, दोबारा से इस कमरे में मत आना, और जो भी तुमने यहाँ देखा है अगर तुमने किसी को भी बताया तो वो दिन तुम्हारा इस महल में आखिरी दिन होगा। यहाँ पर उसके ये हार्श वचन सुन के विभूषण की आंखें भर आई थी। विभूषण ने तुरंत ही अपनी वेस्ट बैंड को डाला और वहाँ से भाग गया। वो पीछे मुड़ के भी नहीं देख रहा था, सिर्फ भागता रहा। आखिर आज वो क्या करने वाला था? वो हेंगुंजन के साथ वो सब करने वाला था जिसे करने की उसे इजाज़त नहीं है। वो कैसे ही अल्फा के पीछे पागल हो सकता है? और उसके रट में वो उसे खुद से घिन आती है। और शॉशनचेंग तो देखता ही रह जाता है कि उसके सामने से भाग कर गया है, लेकिन वो भोलेपन की एक्टिंग करते हुए शुयिंग से पूछता है, शुयिंग काका क्या हुआ? वो यहाँ से क्यों गया है? ऐसे क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तो वो कहता है कि कुछ नहीं, वो हेंगुंजन ने उसे डांट दिया, इसलिए शायद वो भाग गया होगा। तुम जाओ यहाँ से, ठीक है? और फिलहाल यहाँ मत आना। हेंगुंजन रट में है ना, तो ओमेगा के इंस्टिंक्ट्स जो हैं वो उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और तुम समझ रहे हो ना, जब कोई अल्फ़ा और वो भी डोमिनेंट अल्फ़ा रट में हो तो किसी भी ओमेगा पे हमला कर सकता है। हाँ, जाओ यहाँ से। हम और यहाँ पर शॉशनचेंग कहता है जाता हूँ मैं, और वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि वो जानता है कि डोमिनेंट अल्फ़ा जब पागल होते हैं अपनी रट की वजह से तो वो क्या क्या कर सकते हैं। और वो मन में सोचता है कि शायद विभूषण पे उसने हमला किया होगा, या फिर उसे अपने बिस्तर तक ले जाने की कोशिश की होगी, तभी वो शायद यहाँ से भाग गया। पर कुछ भी हो, उसे इस मामले में चुप रहना होगा, किसी को कुछ नहीं बताना होगा। शुयिंग ने तुरंत ही लवांगची को उसके बिस्तर पर फिर से बांध दिया था, क्योंकि वो अभी भी बेहोश था और बाहर से चेन लगा के चला गया था। वांगची बेचारा पूरे टाइम उस बिस्तर पर रहा। और विभूषण जैसे ही अपने घर में आया, भागा। उसने ये भी नहीं देखा कि कौन है कौन नहीं। वो अपने कमरे में गया और कमरे को फट से बंद कर लिया, और उसे अपने पास से हेंगुंजन के अल्फ़ा फेरोमोन्स की खुशबू आ रही थी। वो खुद को देखकर डर गया। वो क्या करने वाला था? हेंगुंजन ने उसे चूमा। उसने मिरर में आके अपनी शक्ल को देखा और फिर अपने होठों पर हाथ फहराते हुए वो डर गया। उसकी रूह कांप गई कि वो अभी क्या करने वाला था। हेंगुंजन सिर्फ ट्राउज़र में उसके ऊपर थे और उसके शरीर को छू रहे थे। और वो कैसे परमिशन दे सकता है एक अल्फ़ा को खुद को छूने की? वो आखिर हेंगुंजन के सामने इतना कमज़ोर कैसे पड़ सकता है? उसे समझ नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है। क्या किया है उसने? आखिर कौन सी गलती है उसकी? हेंगुंजन के साथ ये जो भी उसके साथ हुआ, वो डर गया। उसने तुरंत ही अपने वॉशरूम में गया और खुद पर ठंडा ठंडा पानी डालने लगा। वो बस हेंगुंजन के फेरोमोन्स को ख़त्म कर देना चाहता था, क्योंकि ये खुशबू और आकर्षित कर रही थी उसे एक ऐसे शख्स की तरफ जिसकी तरफ वो कदम बढ़ा नहीं सकता है, जिसकी तरफ वो जा नहीं सकता है, और जिसकी तरफ अगर कदम बढ़ाए गए तो अनर्थ हो जाएगा। वो हेंगुंजन है, वो पत्थर दिल है, वो ऐसा इंसान है जो किसी की भावनाओं को नहीं समझता। वो ऐसा इंसान है जो किसी से प्यार करने लायक नहीं है। वो ऐसा इंसान है जो कि किसी को कुछ भी नहीं समझता। उसकी तरफ इतना झुकाव, उसकी तरफ खुद को सरेंडर कर देना एक ओमेगा को शोभा नहीं देता है, और वो भी ऐसे ओमेगा को जिसका नाम विभूषण हो। जियांग वूजियान ये कैसे कर सकता था? जियांग वूजियान यहाँ पर जियांग का नाम लेकर आया है, और वो किसी के बिस्तर पर खुद को परोस नहीं सकता था। उसे रोना है अपने ऊपर
कि आखिर हिंगुंजन जो कि उसे इतना प्रताड़ित करता है, उसके सामने वो सरेंडर करने वाला था। वो मल मल के खुद को नहाता है, नए कपड़े पहनता है, अपने उन कपड़ों में से अच्छे से रगड़ रगड़ के हिंगुंजन के हर एक फेरोमोन्स को निकालने की कोशिश करता है। और तुरंत ही कपड़े बदलने के बाद वो अपने बालों को भी धोने के बाद लंबे लंबे बालों को गीला गीला रख कर आंगन में उन कपड़ों को डालने जाता है। उसके पीछे आकर जंक्षा कहता है, क्या हुआ तुम्हें? तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? और तुम इतने भाग के कहाँ से आए थे? विभूषण की आंखें लाल थी और उसने जंक्षा की तरफ मुड़ा और उसके सीने लगकर रोने लगा। उसने कहा कि जंक्षा, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। जंक्षा ने पूछा, क्या गलती होने वाली थी? उसने कहा कि हिंगुंजन रट में थे और मैं उनके कमरे में चला गया। जंक्षा ने कहा, तो क्या हुआ? विभूषण ने कहा कि कुछ नहीं, कुछ भी हो सकता था ना, मैं डर गया। यहाँ पे जंक्षा ने उसके सिर के बालों को सहलाते हुए कहा कि बुद्धू, किसी अल्फा के कमरे में कभी भी रट में नहीं जाना चाहिए। और हिंगुंजन रट में है, ये बात तो ऑलमोस्ट सारे लोगों को पता है। उसके बावजूद भी तुम इतने बेवकूफ़ी वाली हरकतें कैसे कर सकते हो? तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम्हारा किशोरावस्था अभी भी है ना? कौम्य है तुम्हारे पास? इट मीन्स वर्जिनिटी। उसने कहा, हाँ, मेरा कौम्य मेरे पास है। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं अभी भी कौम्य वाला हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है सब ऐसा। पर हाँ, मैं डर गया। वो बहुत ज़्यादा क्रॉल कर रहे थे, वो बहुत डोमिनेट है। मुझे ऐसा लगा एक पल के लिए कि मैं उनके सामने सरेंडर ही कर दूंगा। जंक्षा ने उसकी पीठ पे जोर से मारते हुए कहा, बदतमीज़, तुम पागल हो गए हो? एक रट वाले अल्फा के कमरे में जा रहे हो? तुम जानते हो क्या हो सकता था? अगर हिंगुंजन के साथ कुछ हो जाता ना, तो वो तुम्हारी गर्दन काट देते। तुम जानते नहीं हो वो कैसे हैं। अगर नशे में तुम उनके करीब भी जाते और वो तुम्हारे साथ कुछ कर भी देते, तब भी ये खानदान कभी तुम्हें अपनाता नहीं। और वो लान वांगची, वो तुम्हारी गर्दन काट देता, क्योंकि उसे ऐसा लगता कि उसने तुम्हारा नहीं बल्कि तुमने उसका फ़ायदा उठाया है। विभूषण घबराता है और कहता है कि अगर उसे कुछ याद आ गया तो? अगर उसे याद आ गया कि उसके रट के समय मैं कमरे में गया था, तो क्या वो मेरी गर्दन उड़ा देगा? जंक्षा और विभूषण इस बात को लेकर डर गए कि अगर लवांगची ने ये ऑर्डर दे दिया तो क्या होगा। लवांगची के कमरे में रट में किसी भी ओमेगा को जाने की ज़रूरत और इजाज़त कभी नहीं थी। कभी भी लान परिवार के लोग अपने रट के दौरान किसी को अपने पास नहीं आने देते। ये तो रूल है ना यहाँ का। और इतना बड़ा रूल विभूषण ने तोड़ दिया। विभूषण डर गया और जंक्षा भी डर गया। जंक्षा ने कहा कि सुनो, हो सकता है हिंगुंजन को वो चीज़ें याद ना रहे, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं एम्परर से तुम्हारे लिए बात करूँगा, लेकिन तब तक किसी को हम ये बात नहीं बताएंगे। हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम वहाँ गए थे। विभूषण अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि सबको यही लगेगा कि तुम उन्हें रिझाने की कोशिश कर रहे हो। पहले भी आज से 3-4 महीने पहले तुम्हारे कमरे में उस अजीब से अननोन अल्फा का आना, और उसके बाद तुम्हारे कमरे में, तुम जानते हो ना, वो जिन जिशून वाला कांड, सभी को लगेगा कि शायद तुम ही बाकी के अल्फाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो। इसलिए सीक्रेट रहेगा हम दोनों का। हाँ, किसी को भी नहीं बताओगे तुम कुछ। विभूषण घबराता है और कहता है ठीक है। जंक्षा कहता है शिजी को भी नहीं। हाँ, शिजी को भी नहीं। तुम नहीं जानते, दीवारों के भी कान होते हैं और कुछ नहीं। यहाँ पर वो कहता है कि शौशन सिंह को शायद पता ना हो। यहाँ पर जंक्षा कहता है शौशन सिंह, उससे जाकर बात करो और उसे ऐसे कहना कि तुमने कुछ ज़्यादा खा लिया था, इस वजह से तुम्हें वॉमिटिंग हो रही थी और तुम भागकर यहाँ गए। सुन रहे हो मेरी बात? किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने हिंगुंजन के साथ उनके कमरे में जाने की कोशिश की रट के दौरान। अनर्थ हो जाएगा। विभूषण कहता है बिल्कुल। और वो फिर अपने आप को सही करता है और उसके बाद मुस्कुराते हुए अपने चेहरे पे टूटी हुई हंसी लेकर शौशन सिंह के पास जाता है। शौशन सिंह कहता है, अरे आप आ गए? विभूषण कहता है, वो तुम जानते हो ना, मुझे ना आज सुबह मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया था, उल्टी वाला मन कर रहा था, मुझे उल्टी आ गई थी। सारे कपड़े गंदे होने की वजह से मुझे नहाना पड़ा और मैंने सारे कपड़े धो दिए। सॉरी, हाँ, मैं तुम्हें बिना बताए यहाँ आ गया। शौशन सिंह समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, पर उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं,
अगर आप आ गए हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी आपने वो उल्टी वाले कपड़े धो दिए ना? विभूषण ने थोड़ा सा घबराते हुए कहा कि धो दिए हैं, मैंने वहाँ टांग दिए अपने कपड़े। शौशन चंग कहता है अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं काम करने जा रहा हूँ। यूँ बोलकर वो वहाँ से चला गया। और वहाँ पर शौशन चंग मन में सोच रहा था, ये मुझे बेवकूफ़ समझता है, एक रट वाले अल्फा के कमरे से बाहर आ रहा था ये। ज़रूर इस पे हेंकुन चुन ने हमला करने की कोशिश की होगी, इसे अपने बाहों में भरने की कोशिश की होगी, लेकिन शुयंग ने टाइम पर सब कुछ संभाल लिया। शुयंग के चेहरे के एक्सप्रेशन तो मैंने तब उड़ते हुए देख लिए थे जब हेंकुन चुन के कमरे का चेन खुली हुई देखकर और हल्का सा कमरा खुला हुआ देखकर वो भागता हुआ गया था। ये लोग मुझे डम समझते हैं, मैं डम हूँ नहीं। यूँ बोलकर शौशन चेंग अपने कमरे में चला गया। और विभूषण को अभी भी हेंकुन चुन का वो चेहरा याद आ रहा था जो उसे पहले तो जाने के लिए कह रहा था, लेकिन वो खुद ब खुद उनके सामने सरेंडर हो रहा था। वो बार बार अपने उन होठों पर उंगली फेर रहा था जहाँ पर हेंकुन चुन उसे पैशनेटली किस कर रहे थे। फिर उसके हाथ बार बार अपनी गर्दन पर, अपने एडम के एप्पल पर और अपनी अपनी उस जगह जा रहे थे जहाँ पर हेंकुन चुन बार बार लिख कर रहे थे। वो मन में सोचता है कि अगर हेंकुन चुन ने उसे मार्क कर दिया होता, अपना मार्क उसे दे दिया होता तो क्या होता उसका। उसके मन में यही सब विचार चल रहे थे। उसके लिए ये सब असहनीय था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। ये महल में आना अनप्रिडिक्टेबल है। और वो बेचारा अब फिर से अपने आप को बांध लेता है एक ऐसी डोर में जहाँ से वो खुद को खोलना नहीं चाहता है। वो बाहर देखना नहीं चाहता है, वो एहसासों को महसूस करना नहीं चाहता है। और वहीं पे शुयंग जो है वो लवांगची के आसपास के सारे बिस्तर को ठीक करता है, कमरे को ठीक करता है, आसपास एक अच्छे से परफ्यूम को जगाता है और उसकी जितनी भी जगह थी उसे ठीक से दवाई लगाकर ठीक करने की कोशिश करता है। हेंकुन चुन को फिर से एंटीडोट देता है, उसे होश में लाने की कोशिश करता है। हेंकुन चुन चेन से बंधे हुए थे। वो यहाँ पर शुयंग के अपने होश में आते ही शुयंग को कहते हैं शुयंग 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 कहता है हेंकुन चुन कहते हैं कि ये ओमेगा फेरोमोन्स किसके हैं। वो जानता था कि ये उसके ओमेगा के हैं। शुयंग ने कहा लगता है आपको गलत फहमी हो रही है, किसी के नहीं, बस बाहर एक ओमेगा शौशन चेंग नाम का मिलने आया था, ये उसके हैं। लवांगची मुंह फेर लेता है क्योंकि ये उसके ओमेगा के नहीं हैं तो उसे नहीं चाहिए, इनहेल भी नहीं करने। उसने कहा कि जल्दी से यहाँ पर अगरबत्ती जलाओ और इन फेरोमोन्स को ख़त्म करो। मुझे किसी और ओमेगा के अपने कमरे में फेरोमोन्स बिल्कुल पसंद नहीं। शुयंग ने यहाँ पर लवांगची को ठीक करने की वजह से अगरबत्ती जलाई, उन फेरोमोन्स को बिल्कुल ख़त्म कर दिया और तरह तरह की खुशबू को छिड़क दिया ताकि वो फेरोमोन्स की खुशबू लवांगची का दम ना घोटे। लवांगची बिस्तर पर पड़ा रहा, उसकी दवाइयाँ चलती रहीं, उसको ज़्यादातर नींद में रखा जा रहा था क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था। 5 दिन के बाद उसका घाव जब धीरे धीरे भर रहा था, अब वो अपने कमरे में से उठकर नहाने के लिए गया। 5 दिन वो बिना नहाए था, उसके पूरे शरीर में पसीने थे। उस शोल्डर जहाँ उसका ज़ख्म था उसको छोड़कर उसने पूरे शरीर पर पानी डाला, नहाया, बस उस हिस्से पे पानी नहीं लगने दिया। वो जब नहा रहा था तो उसकी मदद यहाँ पर हमारे शुयंग ने भी की ताकि घाव पर पानी ना जाए। घाव को ढक के रखा और धीमे धीमे करके उसे नहलाने के बाद, उसके बालों को धोने के बाद, पानी में उसका सिर रखने के बाद उसने यहाँ पर हेंकुन चुन के कंघी करी, उनके बालों को ढंग से बनाया, सुखाया और उसके बाद कपड़े पहनने में भी मदद की। और उसने कहा कि हेंकुन चुन, मुझे लगता है कि फ़िलहाल आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। कोई भी आपके साथ गलत व्यवहार कर सकता है और आपके ज़ख्म अभी भरे नहीं हैं पूरी तरीके से। हेंकुन चुन गहरी सांस लेते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, भर जाएंगे। वैसे भी तो पहले भी तो मुझे कितनी सारी चोटें आई हैं, तुम जानते हो। मेरे शरीर पे ना जाने कितनी सारी लड़ाइयों के घाव हैं, एक और घाव सही। शुयंग की तरफ देखते हुए हेंकुन चुन ने कहा शुयंग बोला जी। हेंकुन चुन ने कहा कि धन्यवाद मुझे बचाने के लिए, इतनी मुसीबत के समय में मेरे साथ रहने के लिए। मैं जानता हूँ कि
एक तो मेरी तबीयत खराब, ऊपर से रट का आ जाना, मुझे संभालना बहुत मुश्किल था ना तुम्हारे लिए, इसलिए मुझे जंजीरों में कैद कर कर तुमने रखा। शुक्रिया, शुक्रिया सब चीज़ों का। शुयंग इमोशनल हो जाता है और कहता है कि जब मेरे पास कुछ नहीं था तब आपने मुझे बचाया, मैं मरने वाला था, आपने मुझे सहारा दिया, हमारे लोगों को पाला। अब हमेशा मुझे डराते हैं पर मेरे लोगों की बहुत परवाह करते हैं। मेरे ख़ानदान में कोई नहीं बचा मेरे अलावा, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग हैं शू सरनेम के जिन्हें आप बचा रहे हैं। उसके लिए अगर मुझे कभी आपके लिए जान भी देनी पड़े तो। एकदम से जैसे ही उसने जान देने की बात की तभी हेंगुनजुन ने देख के कहा कि नहीं, तुम जान नहीं दोगे, कोई जान नहीं देगा, तुम सब भी मेरे परिवार में काउंट होते हो। हाँ मैं रूड हूँ, बदतमीज़ हूँ, मुझे प्यार जताना नहीं आता, पर तुम मेरे राइट हैंड हो, तुम भी इस लैन परिवार का हिस्सा बन चुके हो। हाँ बस मुझे गुस्सा मत दिलाना। और एक बात बताओ, क्या वहाँ से लौटने के बाद तुम कभी विभूषण से मिले हो? एकदम गल्प करते हुए शुयंग कहता है विभूषण से पता नहीं, याद नहीं, शायद नहीं। यूँ बोलकर वो बातों को टालता है। लवांगजी उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि शायद नहीं। ठीक है, अगर नहीं मिले हो तो कोई बात नहीं। यूँ बोलकर वो आगे आगे चलता है। शुयंग मन में सोचता है कि अगर उसने लवांगजी को बता दिया कि लवांगजी की रट के दौरान विभूषण यहाँ आया था तो वो समझ जाएगा कि उस कमरे में उस दिन कोई और ओमेगा नहीं बल्कि विभूषण की फ्रेगरेंस थी, और फिर वो गलत समझ लेगा। और हो सकता है लवांगजी के कमरे में विभूषण के आने से उस ओमेगा को सजाए मौत की सज़ा भी मिल जाए। विभूषण की कोई गलती नहीं है, वो यहाँ के रूल जानता नहीं है, और लवांगजी की प्रीवेसी को इन्वेड करने के लिए विभूषण को सजाए मौत की सज़ा वो कभी नहीं दिलवाना चाहता था। इसलिए वो पहली बार लवांगजी के सामने झूठ बोलता है। उसको अपने मन में बहुत गिल्ट था, और लवांगजी भी अपनी हल्के हल्के ग्लिम्स को याद करता है कि किस तरह से उसने किसी को तो पकड़ा था पर किसको ये नहीं। उसे नहीं पता कि उसने क्या किया है। फिर उसे लगता है कि उसके मन का वहम था। इस बार रट में शायद उसे अपने ये जानने के बाद कि उसका ओमेगा कौन है उसके सपने आ रहे होंगे। उसका मन तड़प रहा होगा देखने के लिए, छूने के लिए, पर वो इन सारे थॉट्स को एक साइड रखता है और आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ गया था अटेंड करने के लिए कॉन्फ्रेंस को। जब कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंसमेंट होती है एक हॉल कमरे के अंदर जहाँ एम्परर बैठा हुआ था, उस हॉल कमरे में जब सारे के सारे इम्पीरियल लोग आए हुए थे, हाई रैंक से लेकर लो रैंक के ऑफिशियल तक, तो हेंगुनजुन की अनाउंसमेंट होते ही सब उसे देखने के लिए उत्सुक थे। मुंडी नीचे कर कर बैठने वाले लोग हेंगुनजुन की एंट्री पे झुक कर प्रणाम करते हैं, वो करते हैं, और हेंगुनजुन जब तक अपनी सीट पे नहीं बैठता वो मुंडी नीचे रखते हैं। और फिर सवालों का सिलसिला शुरू होता है। सॉन्ग लेन ने आज इतने दिनों के बाद पहली बार हेंगुनजुन को देखा था। यहाँ पर लेंशिजन और लवांगजी के बीच एक अजीब सा मतभेद था। दोनों एक दूसरे से बात कभी करना भी नहीं चाहते थे और एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं थे, लेकिन आज उसे लवांगजी थोड़ा खोया खोया लगता है। लवांगजी चुपचाप अपनी जगह आकर बैठा और सब चीज़ों को नोटिस करने लगा। किसकी रैंक कौन सी है, कौन आगे आया है। तभी जिन गुआंगशान ठीक होकर वापस आ गया था और आगे आके कहता है, मुझे लगता है कि जिशान में हलचल हो रही है, जिशान में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो हेंगुनजुन आपको वहाँ जाना चाहिए। वो जानबूझकर ऐसा कर रहा था क्योंकि वो जानता है कि उसने जो शतरंज के मोहरे बिछाए हैं वो केवल लवांगजी ही उन मोहरों में फंस सकता है। तभी शिचैन यहाँ पर कहते हैं कि जिन गुआंगशान आप क्या कहना चाहते हैं? फिनेंस मिनिस्टर आप बोल सकते हैं। जिन गुआंगशान झुककर नमन करते हुए तीखी नज़रों से हेंगुनजुन की तरफ देखते हुए कहता है कि जिशान में अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। हमारे बहुत सारे सैनिकों का खाना नहीं मिल रहा, चूहे छोड़ दिए गए हैं और हमारी सेना में बहुत ज़्यादा खलबली मच रही है। तो इसके लिए अगर एक बार हेंगुनजुन
हमारी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए इधर उधर जाएंगे तो मुझे लगता है कि हमारी सेना कहीं ना कहीं उन्हें देख के खुश हो जाएगी। हमारी सेना का हौसला बढ़ेगा और जीशान को जल्दी से हम अपने कब्जे में ले लेंगे, क्योंकि मेरे गुप्त रूप से एक गुप्तचर ने बताया है कि रशा से लोग जीशान को अपने अंडर लेने के लिए आ रहे हैं। तो हेंगुनजुन रशा के लोगों पर हमला कर सकते हैं, वो बहुत दूर से आने वाले हैं। हेंगुनजुन उसकी तरफ देखता है, एक प्यारी सी, एक हल्की सी, एक डेविल वाली स्माइल देते हुए कहता है कि सही कहा आपने, मैंने भी ये चीज़ सुनी है कि रशा के लोग आ रहे हैं, पर कमाल की बात है ना कि रशा के लोगों को खत भेजने वाले लोग हमारे ही गूसू से थे। पर हाँ, उस पे जो स्टैम्प थी वो पहचान में नहीं आ रही, क्योंकि स्टैम्प लगाई ही नहीं गई थी। पर जिस दिन मुझे पता चल गया कि वह स्टैम्प किसकी थी, उस इंसान को बालों से खींचता हुआ मैं इस सभा में लाऊंगा और उसकी गर्दन को अपने हाथ से काट दूंगा। ये सुनते ही जिन गुआंगशान ने गल्प किया, क्योंकि वो खत जो लिखा गया था वो उसी के ही गुप्तचरों से लिखा गया था। सभी उसके समर्थन देने वाले लोग एकदम से डर गए, उनके हाथों में पसीना आना शुरू हो गया और हेंगुनजुन का स्टेयर करने वाला गेम शुरू हुआ, जहाँ पर वो घूर कर जिन गुआंगशान की तरफ देखते हुए कहता है कि कितना अच्छा होगा ना इस बार मेरे अलावा हमारे प्यारे एम्परर को अगर हम युद्ध वाले क्षेत्र में भेजें। आज दिन तक मेरे बड़े भाई को मुझसे बहुत सारे गिला शिकवा है कि मैंने उनके लिए युद्ध जीते हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार मेरे बड़े भाई को भी अपना युद्ध कौशल दिखाने का मौका मिले, इसलिए इस बार मैं नहीं बल्कि मेरे बड़े भाई युद्ध क्षेत्र की तरफ जाएंगे। ये कहते हुए एक डेविल स्माइल देते हुए वो जिन गुआंगशान की नज़रों में देखने लगा। जिन गुआंगशान इतना डर गया कि उसने अपनी नज़रों को नीचे किया और झुकाते हुए कहा कि हेंगुनजुन, एम्परर को भेजना ठीक नहीं होगा। तो हेंगुनजुन ने उसकी तरफ घूर कर देखते हुए कहा कि अच्छा, ऐसा क्या है वहाँ जो एम्परर नहीं संभाल सकते? क्या आप काबिल नहीं समझते मेरे बड़े भाई को, ब्रदर? सॉरी एम्परर, क्या आप वहाँ जाकर अपना कौशल दिखाना नहीं चाहेंगे? शीचन तो ट्रिगर हो गया था कि भरी सभा में उसके कौशल पर बात आ गई। उसने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ, जिशान में मैं खुद जाऊंगा। सभा की तैयारी तैयार की जाए। मैं खुद वहां जाऊंगा और वहां की परिस्थिति देखूंगा। मैं कोई कमजोर सम्राट नहीं हूँ, मुझे भी युद्ध कौशल सिखाया गया है और मुझे भी कैसे लड़ना है वो आता है। फिनेंस मिनिस्टर, क्या आप नहीं समझते कि आपके जो सम्राट हैं वो इतने सशक्त हैं कि वो युद्ध कर सकते हैं? जिन गुआंगशान गल्प करता है, उसका पासा उस पर भारी पड़ने वाला है। वो एकदम से झुककर कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं महाराज। मैं तो बस सोच रहा था कि आप यहाँ रहें और एकदम से हेंगुनजुन जाए और सब कुछ सही हो जाएगा। महाराज, मैं आप पे खतरा नहीं लाना चाहता। महाराज प्लीज़ मेरी बात सुनिए महाराज। शिचेन गुस्से में कहते हैं कि अच्छा, सारे युद्ध का क्रेडिट आप चाहते हैं कि हेंगुनजुन ले लें? आप नहीं चाहते कि आपका सम्राट के एक छोटा सा जिशान हैंडल नहीं कर सकता? हाँ, अगर हेंगुनजुन इस धरती के 50% हिस्से को अकेले हरा सकते हैं, तो आपको क्या लगता है आपका एक सम्राट एक छोटे से जिशान से डर जाएगा? और वो रशा वाले हैं, कितनी दूर दूर से आ सकते हैं हमारे पास। जितनी दूर से वो आएंगे ना, उतनी बार हम उन्हें आक्रमण करके भगा देंगे। तैयारी की जाए, मैं स्वयं वहां जाऊंगा और लड़ूंगा। बेचारे हेंगुनजुन के चेहरे पर तो एक स्मिर्क आ गई और वो जिन गुआंगशान की तरफ देखते हुए कहा कि बिल्कुल खूब, मैं यही चाहता था कि राजा की जय जयकार हो, और जब आप जीत कर आएंगे तो मैं खुद आपका राज्य तिलक करूंगा। इस बार मैं अपने सम्राट को युद्ध में विजयी होने के लिए अच्छे से अच्छे सेनापति को दूंगा। अच्छे से अच्छी सेना आपके साथ जाएगी और युद्ध में आपका लोहा मनवा कर वापस आएगी। इस बार मैं चाहता हूं कि जिशान ऐसी जगह हो जो कि हमारे प्यारे गूसू के सम्राट का, इस पृथ्वी पर 50% जगह के सम्राट का रौद्र रूप देखें।
ब्रदर, आप इतने होनहार हैं कि आपकी चीज़ों से, आपके क्रोध से लगता है ये सभा अभी ज़्यादा जानती नहीं है। आपने उन्हें अभिन्न रखा है, अज्ञात रखा है, लेकिन आपके हुनर को दिखाने का समय आ गया है। गहरी सांस लेते हुए यहाँ पर शिचन अपने भाई को देखता है। वो समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। अपना पराक्रम, हमेशा अपने आप को सही ठीक साबित करने वाला, अपना पराक्रम दिखाने वाला हैंग वनचुन आज उसे भेज रहा है तो दाल में कुछ तो खाला तो है, लेकिन वो अब इन चीज़ों को अपनी ईगो पे ले गया था। कोई उसकी सभा में खड़े होकर उस पर क्वेश्चन करे कि वो निठल्ला है, निकम्मा है, उसके बस की कुछ नहीं। ये चीज़ तो उसकी ईगो पे लग गई थी और उसने मन में ठान ली थी कि अब कुछ भी हो जाए वो इस युद्ध को जीत कर रहेगा। वो इन सभी लोगों के मुंह पे तमाचा मार देगा। जिशान वाला मैटर वैसे भी उसने अपने गुप्तचरों से कहकर कहीं ना कहीं उस चीज़ को समझ के रखा हुआ है। और ये खबर अब आग की तरह हर जगह फैलने लग गई कि सम्राट युद्ध पर जा रहे हैं। वो भी शादी करने से पहले एक युद्ध पर जाना, ये चीज़ तो जंगजा के दिलों को डरा देने वाली थी। और जब विभूषण को पता चलता है कि हैंग वनचुन युद्ध पे नहीं जा रहे, उसे एक रिलीफ मिला था, क्योंकि वो जानता था, उसने देखा था हैंग वनचुन के कंधे पे इतना बड़ा घाव कि उसे बहुत डर लग रहा था। अगर हैंग वनचुन जाएंगे तो उनके साथ कोई भी गलत कर सकता है, उसके मन में चिंता थी। और वह तुरंत ही यहाँ पर बहुत सारी किताबें लेकर आया हुआ था। वो उस घाव के बारे में पढ़ रहा था कि किसी इंसान को अगर घाव हो तो किस तरीके का मलहम देना चाहिए। वो उसी तरीके से एक एक काढ़ा तैयार करता है और उसे अपने कंटेनर में ले जाकर लकड़ी के, पता नहीं क्यों हैंग वनचुन के दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया था। हैंग वनचुन के दरवाजे पे उन्होंने परमिशन ली और कहा कि मैं अंदर जाना चाहता हूँ। हैंग वनचुन जो कि अभी सभा से बाहर अंदर आए थे, सिर्फ वहाँ से होकर ही अपने घर घुस रहे थे कि वो अपने यहाँ पर खड़े हुए विभूषण को देखकर चौंक गया। चौंक कर पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ पर हैंग वनचुन को देखकर तुरंत ही उसने बो किया, सिर झुकाकर नमन किया और कहा कि हैंग वनचुन, ये मैंने आपके लिए सूप बनाया है। हैंग वनचुन ने उसे देखते हुए बड़े ही सस्पिशियस निगाहों से पूछा कि मेरे लिए सूप। यहाँ पर वो शुयंग को देख रहा था। शुयंग हमारे हैंग वनचुन को देख रहा था और वो इशारों में कहता है मैंने कुछ नहीं किया। हैंग वनचुन फिर विभूषण को देख रहा था। विभूषण अभी भी भूली निगाहों से उसे देख रहा था और अपना सूप लाया हुआ आगे कर देता है लकड़ी का कंटेनर और कहता है ये आपके लिए है। मैंने सुना है कि रटाने की वजह से आपको बहुत परेशानी हुई, तो मैंने आपके लिए ये बनाया है। उसके फेरोमोन्स यहाँ पर हैंग वनचुन को थोड़ा सा सूद करते हैं और वो उसकी निगाहों में देखकर कहता है जहर तो नहीं लाए मेरे लिए। विभूषण उसकी तरफ देखते हुए गुस्से में कहता है जहर वैसे लाना चाहिए था ना आपके लिए। फिर वो चुपचाप मुंडी नीचे कर लेता है। लवांगजी गुस्से में उसे देखते हुए कहता है बहुत जुबान चलती है तुम्हारी, क्या लगता है तुम्हें अगर मैं तुम्हें गूंगा कर दूं तो कितना अच्छा रहेगा ना। यूँ बोलकर वो उसके हाथ से लकड़ी का कंटेनर ले लेता है और कहता है शुयंग इसे टेस्ट करो, इसने कहीं जहर तो नहीं मिलाया। शुयंग यहाँ पर उस लकड़ी के कंटेनर को लेके कहता है मैं पीऊँ। वो कहता है हाँ दोस्त है ना तुम्हारा, ये पी नहीं सकते, तुम्हें लग रहा है जहर मिला के देगा। शुयंग तुरंत ही उसमें से थोड़ा सा चम्मच से चखता है और पीता है और कहता है ये तो बहुत स्वादिष्ट है। तभी लवांगजी उस लकड़ी के कंटेनर को अपनी तरफ लेते हुए कहता है बस हो गया, तुम्हें कुछ हुआ नहीं, आधे घंटे का समय देखता हूँ। अगर तुम्हें इस जहर की वजह से तो मेरी मृत्यु हो गई शुयंग, तो मैं इसे भी मार दूंगा, लेकिन तुम बच गए तो मैं इस सूप को पी लूँगा। विभूषण कहता है ये सूप तो गरम गरम पीते हैं ना। तो लवांगजी उसकी तरफ देख के कहता है तो ठीक है मेरे कमरे में चलो, तुम्हारे सामने ही पीऊँगा, मुझे कुछ हो गया तो उसी वक्त शुयंग तुम इसका गर्दन काट देना। हाँ लैनशुशी, अगर हम दोनों को कुछ हो गया तो तुम इस ओमेगा की गर्दन उसी वक्त काट देना। लैनशुशी कहता है ठीक है। और वो चारों के चारों एक कमरे में बैठे हुए थे। सामने विभूषण खड़ा हुआ था, आसपास शूशे एक साइड था, हमारा शुयंग एक साइड
बैठा हुआ था। और लवांग जी थोड़ा सा जो सूप था वो हर्बल वाला वो यहाँ पर शुएंग को देते हैं, थोड़ा सा खुद पीते हैं, धीमे धीमे उसकी सिप लेते हैं, पीते हैं, जो कि बहुत स्वादिष्ट बना हुआ था। वे वर्षन मुंह चिढ़ा रहा था कि ये दोनों बदतमीज़ अकेले पी रहे हैं और उसे कोई ऑफ़र भी नहीं करा, क्योंकि ये सूप बहुत कड़वा था। इसलिए हैंगुनजुन ने उसे ऑफ़र भी नहीं किया था, क्योंकि वो जानता है कि पिछली बार जब चाय उसे ऑफ़र की गई थी तो वो कितने कितने मुंह बना रहा था। और हैंगुनजुन को ये भी पता था कि बाहर जाके ओमेगा ने सब उल्टी कर दी थी, क्योंकि उसके जितने भी गेट कीपर हैं वो उसे कुछ भी नहीं छुपाते। इसलिए वो शुइंग के साथ बैठकर वो कड़वा सा सूप पीता है। शुइंग को भी वो अच्छा लगता है, क्योंकि वो लोग अक्सर ही युद्ध में रहा करते थे और युद्ध में इस तरह के काढ़े अपने शरीर को सशक्त बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पिया जाता था। बाहुबल के लिए ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होती थी, इसलिए वो पी रहे थे। विभीषण का भी मन ललचा रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। तभी यहाँ पर लैन शोशे को इशारा करके उन्होंने विभूषण के लिए कुछ खाने के लिए मंगवाया। विभूषण को टेबल पे इनवाइट किया और कहा कि खाओ इसे। विभूषण को हैंगुनजुन को इस तरह से ऑर्डर देते हुए देखकर याद आया कि किस तरह से उसको चुंबन किया गया था, किस तरह से ये इंसान उसे चुंबन कर रहा था, उसके नज़दीक आ रहा था, उसके कपड़े खोल रहा था, और आज वो उसके लिए सूप बना कर लेकर आए हैं। वो डरते डरते कुछ खाता है। लवांगजी उसकी तरफ देखता है और लवांगजी को ऐसा लगता है कि शायद उस रात, उस दिन उसके नज़दीक ये ओमेगा आया होगा, पर वो इग्नोर करता है, क्योंकि शुएंग ने उसे कहा है ना कि नहीं आया, तो इसका मतलब नहीं आया होगा। शुएंग कभी उससे झूठ नहीं बोलेगा, इसलिए वो चुपचाप उस सूप को पूरा पीकर ख़त्म कर देते हैं। और लैन शोशे कहता है, क्या मैं भी पी सकता हूँ? यहाँ पर मुस्कुराते हुए हैंगुनजुन कहते हैं कि अगर तुम्हें मरना नहीं है तो तुम अपनी जान बचाओ। वैसे भी हमें अगर जहर दिया गया और हम मर गए तो एक चश्मदीद गवाह तो होना चाहिए ना। तो शोशे कहता है, गधा? हैंगुनजुन वो कहते हैं, आई मीन गवाह, तुम समझ रहे हो ना। मुस्कुराकर वो सूप पी रहे थे। विभूषण पहली बार उसे मुस्कुराता हुआ देख रहा था अपने लेफ्ट और राइट हैंड के साथ, और वो गल्प करता है, ये इंसान हंस भी सकता है, ये हमेशा चिल्लाने वाला, घुर्राने वाला इंसान हंस भी सकता है। फिर उसे याद आता है कि ये तो किस भी कर सकता है। और नीचे मुंडी करते हुए, अपने होठ पर उंगली लगाते हुए वो कुछ सोचने लगता है और फिर उस खाने को खाता है। यहाँ पर फिर वो कहता है कि हैंगुनजुन मुझे जाना चाहिए, मैं लकड़ी का कंटेनर ले जाऊँ? हैंगुनजुन कहते हैं कि क्यों? हमारे यहाँ पे रीत है, जब हमें कोई खाने के लिए अच्छी चीज़ ला के देता था, हालांकि तुमने कड़वी चीज़ ला के दी है, लेकिन मैं कर्टेसी के लिए तुम्हारे लिए भी कुछ भिजवा देता हूँ। शुशे, जाओ भुनी हुई मूंगफलियाँ लेके आओ। मैंने सुना है कि एम्प्रेस को भुनी हुई मूंगफलियाँ कुछ ज़्यादा ही पसंद हैं, इसलिए तो बाज़ार में जाकर हंस हंस कर एक साथ मूंगफलियाँ लाई जाती थी। शुशे समझ नहीं पाता और वो कहता है, हाँ। वो कहता है, जाओ मूंगफलियाँ लेकर आओ और जलेबियाँ भी। शुशे इस ऑर्डर को सुनकर वहाँ से तुरंत ही निकल जाता है। बाज़ार से भुनी हुई मूंगफलियाँ और जलेबियाँ लेकर आता है। इस प्रोसीजर में लगभग आधे पौने घंटे का समय तो निकल ही गया था। यहाँ पर स्टीयरिंग गेम चल रहा था। शुएंग उन दोनों को घूर रहा था। हैंगुनजुन शुएंग और विभूषण को घूर रहे थे, और विभूषण यहाँ पर हैंगुनजुन और शुएंग को देखता और नीचे मुंडी कर लेता, फिर उन दोनों को देखता। तभी हैंगुनजुन ने कहा, चलो चेस खेलते हैं, और पास में लाकर एंशिएंट समय का चेस रख दिया था। यहाँ पर 2 जने खेल रहे थे, विभूषण और हैंगुनजुन, और शुएंग बस बैठ कर देख रहा था, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता था, वो कुछ भी बोल नहीं सकता था। और विभूषण स्टार्टिंग में तो जानबूझकर हैंगुनजुन से सारे दाव कि वो चलता कैसे है, वो चाल किस तरीके से चलना पसंद करता है, वो देखते हैं और उसे जीतने देते हैं। लेकिन फिर धीमे धीमे विभूषण का चेहरा उतरना शुरू होता है, जब लवांगजी ने उसे चेकमेट देना शुरू किया और धड़ाधड़ उसकी सारी गिट्टियों को बाहर निकाल दिया। उसका चेहरा बिल्कुल छोटा सा टींडे जैसा हो जाता है कि ये क्या हो गया, वो तो जीतने वाला था ना। हैंगुनजुन ने उसे इतनी बुरी तरीके से हराया कि उसका चेहरा देखने लायक था। शुएंग ने आंखें बंद की, क्योंकि वो जानता है कि हैंगुनजुन के मूव कैसे होते हैं, इसलिए वो बेचारा
जब विभूषण हंस रहा था ना जोर जोर से, जब वो जीत रहा था तो वो मन में सोच रहा था इतना भी मत हंसो, थोड़ी देर में ये इंसान तुम्हें रुला देगा। और वही हुआ। अब विभूषण की आंखों में बिल्कुल पानी से आ रहे थे कि इतनी गंदी तरीके से उसे कभी किसी ने नहीं हराया जितना जितना अब उसका मुंह टिंडे जैसा हो गया है। वो मुंह लटका कर बैठा हुआ था कि तभी वहाँ पर लैन शोशे आया और कहा, ये मैं ले आया जलेबी भी मूंगफली भी, और वैसे मैं ये 2 पैकेट लेके आया हूँ, आज मैं भी खाऊंगा। और वो 1 पैकेट विभूषण को देता है। विभूषण अपना पैर पटकता है, अपनी लकड़ी की वो चीज़ उठाता है और उन मूंगफली और जलेबी को अपने साथ लेकर वहाँ से भागता हुआ चला जाता है, क्योंकि आज उसकी फिर बेइज्जती हो गई बेचारा। और शुएंग यहाँ पर हेंगनजुन को देख के कहता है, बेचारे को नाराज़ कर दिया आपने हेंगनजुन, थोड़ा सा तो तरस खा लीजिए। हेंगनजुन उसकी तरफ देख के कहते हैं, अपने अपोनेंट पे कभी तरस नहीं खाना चाहिए शुएंग, मैंने तुम्हें सिखाया ना, ये युद्ध नीति है। और वैसे भी यहाँ पर शुएंग कहता है, ये चेस है, युद्ध नीति नहीं। हेंगनजुन मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये युद्ध ही तो है, चाहे हम जंग के मैदान में हो चाहे खेल के मैदान में, युद्ध तो युद्ध होता है ना, और अपने अपोनेंट को हराना हमारा कर्तव्य है, तो मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया है। वो मुस्कुराता है और उन गिट्टियों को वापस ले जाने के लिए दे देता है। शुएंग मन में सोचता है, हाय बेचारा विभूषण, उसका तो चेहरा ही उतर गया, कितने निर्दयी हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं। और उसके बाद वो तीनों बैठ के मूंगफली खाते हैं। हेंगनजुन कह देते हैं कि मेरे लिए भी लेके आओ, और फिर वो जलेबी भी खाते हैं। उस जलेबी में वो मिठाई का एहसास हेंगनजुन को उसके बचपन की याद दिलाता है, जब उसकी माँ उन लोगों के लिए, उसके और शिचन के लिए इस तरीके की मिठाई मंगवाया करती थी। उसका भाई हमेशा पढ़ाई में लगा रहता था, खुद को प्रूव करने में लगा रहता था कि वो बहुत अच्छा है, लेकिन हेंगनजुन कुदरती तौर पर बहुत अच्छे थे, उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेमोरी बहुत अच्छी थी। इसलिए शिचन डबल ट्रिपल मेहनत करने लगा और धीरे धीरे उसका भाई उसके साथ खेलता भी नहीं था, अलग रहता था, एटीट्यूड भी चेंज हो चुका था। और हेंगनजुन सच में अपने भाई को बहुत मिस किया करते थे। ये जलेबी वो बचपन की मीठी यादों में से एक थी, जब दोनों भाई एक दूसरे के साथ बैठकर खाया करते थे। पर क्या है ना, बचपन कभी लौट के नहीं आता, टाइम गुजर जाए, एक बार कोई वक्त गुजर गया ना, वो वापस मुड़कर कभी नहीं आता है। यही तो खासियत है, किसी का वक्त कभी अच्छा चलता है, कभी बुरा हो जाता है और फिर अच्छा जाता है। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, इसलिए जिसका अच्छा वक्त चलता है एक दिन उसका बुरा आ जाता है, और जिसका बुरा चलता है वो उसका अच्छा आ जाता है, और कॉन्स्टेंटली लूप में चलता रहता है। और आई होप गाइस आज का पार्ट आपको अच्छा लगा हो। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बाय बाय। और गाइस हाँ, मैं आपके साथ जल्दी ही ब्राइड ऑफ गुसु ट्विंजेड लेकर आऊँगी, तो चिंता मत कीजिए। टन टन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।